हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। तो आप लोग को पता होगा बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया है 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है। और हम लोगों ने काफ़ी सारे लेसन्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। नहीं देखा होगा तो चेक जो हमारी प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर से चेकआउट करिए। साथ ही साथ बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो उन सब्जेक्ट्स को भी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है। बाकी बायोलॉजी के केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोगों को रेगुलरली मिल रहे होंगे, सही है। हम लोगों ने शुरू किया हुआ था बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आपके 12th केमिस्ट्री का, जिसका नाम है अमाइन। लेक्चर नंबर 13 है, सॉरी लेसन नंबर 13 है बच्चों। ठीक है। और इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे 4 लेक्चर अपलोडेड हैं, तो ज़रूर से जाकर उन लेक्चर्स को भी देखना है आप लोगों को। डायरेक्टली अगर आप इस लेक्चर पे जंप कर रहे हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में नहीं आएंगी, सही है। मैंने आपको लोग को लेक्चर नंबर 1 में क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, सही है। फिर लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने प्रिपरेशन शुरू किया था, अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे, सही है। फिर मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था और वही फिजिकल प्रॉपर्टी को आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सही है बच्चों। ठीक है। सो इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो कृपया करके ज़रूर से पहले के लेक्चर्स देखिएगा, सही है। और उसके बाद इस लेक्चर पर जंप करना, ठीक है, चलेगा बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ज़्यादातर जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है आपकी बेसिसिटी। अब बेसिसिटी हम लोग एलिफेटिक अमाइन की भी पढ़ेंगे, एरोमेटिक अमाइन की भी पढ़ेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में कई सारी अलग अलग चीजें हमको पढ़नी है। जैसे हम लोग को पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा, हमको पढ़ना है बच्चों सॉल्युबिलिटी का, हमको पढ़ना है बेसिसिटी का, हमको पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफर करती हैं अलग अलग अमाइंस के अंदर, सही है। सो दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है लास्ट वाले लेक्चर में। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, यहां पे देखो। जैसे कि बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, ये मैंने आपको बहुत ही खूबसूरती से कंपाउंड बना बना के समझाया था कि किसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है, किसके अंदर अट्रैक्शन कम है, किसके अंदर अट्रैक्शन होता ही नहीं है, सही है। तो ये सारी चीजें भी मैंने आपको समझाई थी। फिर मैंने आपको बच्चों इसके बाद बताया था बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से फेवर करती है आपके अमाइंस के अंदर। फिर हम लोगों ने बातें की थी किसकी, फंक्शनल ग्रुप की बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी की बातें की थी कि आखिरकार कौन सा अमाइन वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा और कौन सा अमाइन वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। इसके बारे में भी लास्ट वाले लेक्चर में बातें हो रखी हैं। नहीं देखा है तो प्लीज वापस बोल रहा हूं, जाकर देखिए, और देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। आ जाओ आगे के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद वाले टॉपिक को, ठीक है। चलो अब हमको पढ़ना है बेसिसिटी ऑफ अमाइन। हम सबको पता है बच्चों कि जो अमाइन होता है इट इज अ बेसिक कंपाउंड, बेस होता है एक तरीके का, सही है। अब ये बेस किस तरीके से है, दो तरीके से हम लोग इसके बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। दोनों तरीके को हम लोग समझेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमाइन है, अमाइन इज अ बेस, ठीक है। और अभी हम लोग जितने भी कंपाउंड्स की बात करेंगे वो सारे के सारे एलिफेटिक अमाइन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एरोमेटिक अमाइंस पे जंप करेंगे। और एलिफेटिक अमाइन क्या होते हैं, एरोमेटिक अमाइन क्या होते हैं, ये भी मैंने अपने क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर में पढ़ाया था। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन सिखा रहा था अमाइंस के अंदर, तो वहां पे मैंने आपको सिखाया था एलिफेटिक अमाइन क्या होते हैं, एरोमेटिक अमाइन क्या होते हैं, सही है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो एलिफेटिक अमाइन उन अमाइंस को कहा जाता है बच्चों जो एक चेन में अरेंज हो, ठीक है, एक लाइन में अरेंज हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक अमाइन। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ आपके अमाइन ग्रुप अटैच होंगे उसे हम लोग एरोमेटिक अमाइन कहेंगे। जैसे आपका बेंजीन हो गया, नैप्थलीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, समझ रहे हो, ऐसे कंपाउंड जो कि एरोमेटिक इन नेचर हैं। और अगर उसके साथ आपका अमाइन ग्रुप अटैच है, आपका NH2 ग्रुप अटैच है, तो मैं कह सकता हूं कि वो कंपाउंड, वो ग्रुप आपका एरोमेटिक अमाइन है। अभी हम लोग जिसकी बेसिसिटी की बात करेंगे वो एलिफेटिक अमाइन होगा। एलिफेटिक अमाइंस की बेसिसिटी की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अमाइन ग्रुप दिखता कैसा है मैंने आपको पहले भी बताया है, और शायद यहां तक आपको इतनी चीजें तो पता होंगी। अमाइन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला कैसा होता है, RNH2, ठीक है, ये आपका अमाइन ग्रुप होता है। इसको हम लोग अल्काइल अमाइन प्रोनाउंस करते हैं, या फिर आप अल्केन अमाइन बोल सकते हो IUPAC के हिसाब से। तो बच्चों ये जो आपका NH2 ग्रुप है, ये जो आपका NH2 ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, दिस ग्रुप हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। के पास क्या होता है बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन एटम से।
तो ये क्या कर सकता है, इट हैज द एबिलिटी टू डोनेट इट्स लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके किसी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो अपना लोन पेयर डोनेट करने की पावर है इन भाई साहब के पास, इसीलिए बच्चों इसको बेसिक कैरेक्टर से कहा जाता है। अब देखो बेसिक कैरेक्टर डिफाइन करने के दो तरीके हैं, दो मेन तरीके, उन दोनों मेन तरीकों को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। चलो आ जाओ देखते हैं। दो तरीके बच्चों जहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, अमाइंस की बेसिसिटी हम लोग पहचान सकते हैं इन दो अलग अलग तरीकों से। सबसे पहला तरीका है लेविस मेथड, ठीक है, सबसे पहला तरीका है लेविस मेथड। दूसरा वाला तरीका है लॉरीज ब्रॉन्स्टेड मेथड, ठीक है, दूसरा तरीका है लॉरीज ब्रॉन्स्टेड मेथड। अगर स्पेलिंग गलत हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग में मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक रेफर करिए उसके वजह से, पर आप लोग को कंसेप्ट सारे के सारे मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, कंसेप्ट सही सब सारे सही रहने वाले। तो बेसिसिटी को बच्चों हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिफाइन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, कि कैसे कैसे अमाइंस के अंदर बेसिसिटी होती है। सबसे पहला डिफाइंस किया बच्चों लेविस अंकल ने, जिन्होंने अपना नाम दिया लेविस मेथड। दूसरा है लॉरीज ब्रॉन्स्टेड मेथड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू लेविस मेथड, अगर मान लो मैंने एक नॉर्मल सा रिएक्शन दिखाया, सपोज दैट यहां पे है एक आर ग्रुप, ठीक है, यहां पे है आपका नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे, सपोज दैट ये है आपका कोई अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन और एनी अमाइन। नाउ दिस अमाइन हैज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस अमाइन हैज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो बच्चों इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया, सपोज दैट मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया BF3 के साथ, ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया BF3 के साथ। अब ये करेगा क्या, ये अमाइन बच्चों अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, ब्रोमीन को। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, ब्रोमीन को, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कैसे, देखो यहां पे, देखो यहां पे, ये है आपका नॉर्मल अल्काइल ग्रुप, ये आपका नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे, ये दोनों हाइड्रोजन अभी भी लगे हुए, और इसने क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट किया किसको, ब्रोमीन को, जिसकी वजह से कुछ ऐसा सा ग्रुप यहां पे लगेगा, ये आपका BF3, और इसने लोन पेयर डोनेट किया ब्रोमीन को, किसने, आपके नाइट्रोजन ने ब्रोमीन को लोन पेयर डोनेट किया। इसीलिए यहां पर बच्चों आप एक ऐसा एरो दिखाओगे, ठीक है, कुछ इस तरीके का आप एरो दिखाओगे। दिस एरो इंडिकेट्स बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन, ऑल्सो इट इंडिकेट्स द लोन पेयर इज डोनेटेड बाय नाइट्रोजन टू ब्रोमीन। आपका जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, और किसको डोनेट किया है, ब्रोमीन को डोनेट किया है। नाउ दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में लेविस अंकल ने क्या कहा कि जो भी कंपाउंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो भी कंपाउंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दैट कंपाउंड आर बेसिक इन नेचर। वो कंपाउंड बच्चों हमेशा बेस कहलाएगा, समझ में आई बात। और यही चीज आपके यहां पे भी देखने के लिए मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू लेविस मेथड इन्होंने क्या कहा, अमाइंस have the ability to donate lone pair of electron, एक सेकेंड, समझ रहे हो, जो मैंने अभी आपको सिखाया है वही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि this amines group have the ability to donate the lone pair of electron, hence they are basic in nature। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये एक तरीका है जहां पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो अमाइन की बेसिसिटी, अमाइन बेसिक है या नहीं है, ये एक तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन सा तरीका है, ये लेविस मेथड। बात समझ में आ गई, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको लॉरी ब्रॉन्स्टेड मेथड समझाता हूं। लिया, चलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ लेविस मेथड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स लॉरी ब्रॉन्स्टेड मेथड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड मेथड या लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्या स्पेलिंग मुझे पता है गलत है, क्या स्पेलिंग है ये है, ऐसी कुछ स्पेलिंग है लॉरी ब्रॉन्स्टेड मेथड की, एक बार चेक कर लेना, कभी कभी हो जाता है मेरे से। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। अब यहाँ से बच्चों हम लोग बातें करने चालू करेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी या लॉरी ब्रॉन्स्टेड मेथड की। सुनो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि यार अगर मैंने अपने नॉर्मल अमाइन को रिएक्ट करवाया किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, अगर मैंने अपने नॉर्मल अमाइन को रिएक्ट करवाया किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो क्या होगा। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो चीजें होती है, देखो को मिटा के मैं ऐसे लिख सकता हूं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकता हूं HOH, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो चीजें होती है ना, एक आपका H एक आपका OH। सपोज दैट दिस OH ग्रुप आर पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, सपोज दैट दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सही है, तो होगा क्या, अभी भी बच्चों क्या है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर इसके पास ये एबिलिटी है, इसके पास ये ताकत है कि ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल कर ले, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके क्या कर ले, इसको अपनी तरफ पुल कर ले। समझ रहे हो, ठीक है। सो मतलब अगर देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक आपका H और एक आपका OH, और ये पार्शियल नेगेटिव, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव। हल्का सा होता क्या है बच्चों, ये नाइट्रोजन के पास कौन चला जाता है, ये नाइट्रोजन के पास कौन चला जाता है, ये हाइड्रोजन चला जाता है, और यहां से OH बाहर निकल जाता है। तो मतलब दिस कंपाउंड हैव द एबिलिटी टू रिमूव, टू एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने की एबिलिटी है किसके पास, इस कंपाउंड के पास, टू अदर ग्रुप, और ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बात समझ में, रिमूव मतलब क्या, यहां से रिमूव हुआ, वाटर मॉलिक्यूल से रिमूव हुआ, और इसने इस हाइड्रोजन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ में, ठीक है। सो ये वाटर एसिड की तरह एक्ट किया, एसिड की तरह मतलब कैसा, इसने H+ डोनेट किया और इसने H+ को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। देखो ये N, यहाँ पे आपका R, सही है, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका H, ये पहले वाला H, सही है, और ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को ही पकड़ लेगा, तो यहाँ पे बच्चों एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया। नाउ इसके पास एबिलिटी थी कि ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को क्या कर सकता है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और अपने पास रख सकता है। सो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। समझ में आई बात। बेस दो तरीके से आप कह सकते हो, बेस उन कंपाउंड्स को कहते हैं बच्चों जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करे, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे वो बेस है, जो हाइड्रोजन को रिलीज करे वो एसिड है। जैसे HCl क्या करता है, H+ रिलीज करता है, H+ क्या करता है, रिएक्शन में रिलीज करता है, तो वो एसिड है। NaOH क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है। समझ रहे हो, तो वो क्या है, बेस है। तो बेस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो H+ को क्या करे, एक्सेप्ट करेगी किसी भी सराउंडिंग से। और यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो इस मॉलिक्यूल ने क्या किया है, इस H को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। सही है, H को एक्सेप्ट कर लिया, और यहां पे क्या बच गया बच्चों, आपका OH- बाहर निकल गया। OH- बाहर निकला मतलब यहां से रिलीज होता है H+। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसा एटम जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, एक, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, 1, तो मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो भी इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तभी पॉजिटिव चार्ज आता है ना उसके ऊपर। तो भैया इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो भी इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर H+ आ गया चार्ज। सही है, और OH- यहां से निकल गया, इस ऑक्सीजन ने उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इसके ऊपर OH-। समझ रहे हो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, उसके पास सिर्फ कैपेसिटी है 3 बॉन्ड बनाने की। पर अगर आप यहां पे देखो ध्यान से तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए बच्चों इसके ऊपर लगता है पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसके ऊपर क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस कंपाउंड इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस नहीं, कॉन्जुगेट एसिड। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये है बच्चों आपका कॉन्जुगेट एसिड। और आप इसी को सॉल्ट भी बोल सकते हो। सॉल्ट कैसे, देखो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये दोनों साथ में ही मिलेंगे आपको, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में मिलेंगे, और ये आपका एसिड, ये आपका बेस, एसिड बेस का रिएक्ट करो, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, वाटर यहाँ पे बना नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो कंपाउंड मिला है ये क्या है बच्चों, आपका कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड
मतलब ये पॉजिटिव है, ये खुद को स्टेबल करने के लिए, देखो इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए H+ को रिलीज कर देगा। अगर H+ को रिलीज कर दिया तो क्या हो रहा है, ये स्टेबल हो जाएगा, ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल वापस बन जाएगा जिसके पास क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा मॉलिक्यूल वापस बन जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसने स्टेबल होने के लिए किया क्या, इसने स्टेबल होने के लिए बच्चों H+ रिलीज किया, और जो रिलीज करता है वो एसिड होता है, जो H+ को रिलीज करता है वो एसिड होता है। तो भैया ऐसा बेस जो H+ को पकड़ के पॉजिटिव चार्ज लेके एसिड की तरह बिहेव करे, दैट बेस इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हमको ये समझाती है कि अमाइंस कैन एक्सेप्ट द H+ इलेक्ट्रॉन, अमाइंस हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द H+ इलेक्ट्रॉन, हेंस दे एक्ट एज अ बेस और दे आर बेस। ये लिख लेना अपने बुक में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, चले आगे, चलो लेट्स मूव। अगला है बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। अब अमाइंस की आखिरकार बेसिक स्ट्रेंथ होती क्या, देखो बेसिक स्ट्रेंथ, ये जो चीज अभी मैं बताने जा रहा हूं ये हमेशा याद रखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। Kb मतलब क्या होता है, Kb मतलब क्या होता है, आपके अमाइन की बेसिसिटी, कौन कितना बेसिक है उसको हम लोग Kb बोलते हैं। जितना कम सॉरी जितनी ज्यादा Kb की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपका बेसिक होगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। नाउ Pkb क्या होता है बच्चों, Pkb एक वैल्यू होती है, एक आपको एक वैल्यू मिलती है जिससे आपको स्ट्रेंथ पता चलती है किसी भी एसिड की या किसी भी बेस की, ठीक है। जैसे pKa वैल्यू होता है वैसे pKb वैल्यू होती है, जैसे pKa वैल्यू होता है वैसे ही pKb वैल्यू होती है, सही है। अब ये हमको एक वैल्यू देता है जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, कौन सा कितना एसिडिक है, कौन सा कितना बेसिक है, वो हम लोग पता कर सकते हैं इस वैल्यू से, सही बात है, ठीक है। इस वैल्यू से हमें पता चल सकता है कौन कितना एसिडिक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो बच्चों आप लोग लिटमस टेस्ट करते हो, ठीक है, लिटमस पेपर लेते हो और उसको किसी सॉल्यूशन में डिप करते हो, तो भैया उसका कलर चेंज होता है, उसका कलर अगर पिंकिश होगा, ठीक है, पिंक ऑरेंज रेड की तरफ जाएगा तो वो एसिडिक कंपाउंड है। अगर वो ब्लू की तरफ जाएगा, ब्लू एकदम ग्रीन, ग्रीन तो न्यूट्रल हो गया, अगर वो ब्लू की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो जब आप लिटमस पेपर डालते हो उसके अंदर तो आपको एक स्पेसिफिक कलर मिलता है, फिर देखोगे कि यार उस लिटमस पेपर का जो ऊपर वाला कवर रहता है ना उसके ऊपर ऐसे लिखा रहता है कि भैया ये कलर मतलब इतना नंबर, ये कलर मतलब इतना नंबर, ये कलर मतलब इतना नंबर, सही है। तो मतलब आपको मान लो ऑरेंजिश मिला, ऑरेंज कलर का आपको ये मिला, लिटमस पेपर मिला, तो इसका मतलब आपका अपना पीएच का वैल्यू कितना है, 5। मान लो आपको एकदम रेड कलर का मिला तो मतलब पीएच का वैल्यू 1 है। तो मतलब आपको एक वैल्यू मिल रही है ना, दैट वैल्यू डिसाइड्स, वो वैल्यू से हमें यह पता चल रहा है कि कौन सा कंपाउंड कितना ज्यादा एसिडिक है। अगर मान लो ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिल रहा है तो वो थोड़ा कम एसिडिक है, अगर रेड कलर का कंपाउंड मिल रहा है, अगर आपकी लिटमस पेपर का कलर रेड हो जा रहा है तो वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है। इसी तरीके से पीकेबी भी एक वैल्यू होती है जो हम लोग ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं, जब आप आगे चल के बड़े स्टैंडर्ड में जब आप मास्टर्स करोगे, जैसे समझ रहे हो, या फिर पीएचडी करोगे, तो उस टाइम पे बच्चों आप इस पीकेबी की वैल्यू को ऑब्जर्वेशन के थ्रू फाइंड करोगे, खुद फाइंड करोगे। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको नहीं फाइंड करना, अभी आपको बुक में दिया हुआ है वही पढ़ना है, वही समझ रहे हैं। बट आपको एक चीज समझनी है कि जो आपका पीकेबी का वैल्यू होता है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। इसका मतलब यह है कि जितना इसका वैल्यू कम होगा, जितना इसका वैल्यू कम होगा उतना ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बेसिसिटी का, समझ रहे हो, उतना ही कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा, और जितना ही इसकी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही वो कंपाउंड समझ रहे हो कम बेसिक होगा। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, मान लो देयर इज अ कंपाउंड ए, ठीक है, ए मेरे पास एक कंपाउंड है ए जिसकी पीकेबी की वैल्यू है मान लो 5, ठीक है, कोई भी यूनिट होती होगी, मेरे को नहीं पता यूनिट, अभी कोई भी यूनिट होती होगी, ठीक है। देयर इज अ कंपाउंड बी, देयर इज अ कंपाउंड बी
इसकी पी के बी की वैल्यू है मान लो 2, ठीक है, इसकी पी के बी वैल्यू मान लो 2। अब मैं आपको ऐसा कंपाउंड दे दूं, ऐसे 2 नंबर दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि विच कंपाउंड इज मोर बेसिक इन नेचर। कमेंट में बताओ जरा, ए ज्यादा बेसिक होगा बच्चों या बी ज्यादा बेसिक होगा? हाँ, ए ज्यादा बेसिक होगा या बी ज्यादा बेसिक होगा अगर आपको ऐसी वैल्यू मिले। तो यहां पे आपको मैंने बताया कि आपकी जो पीकेबी की वैल्यू है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइन, और यू कैन से बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। मतलब जो वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, जो वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, जितनी छोटी वैल्यू होगी, वो कंपाउंड उतना ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा। जो वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पीकेबी की, वो वैल्यू उतना ही, वो बेस उतना ही कम स्ट्रेंथ होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बेसिक की कम होगी। तो अगर यहां पे मैं बात करूं, इसकी पीकेबी की वैल्यू है 5, इसकी पीकेबी की वैल्यू 2 है, तो मतलब इसका पीकेबी का वैल्यू कम है, मतलब ये ज्यादा बेसिक होगा बच्चों। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी। ठीक है, समझ में आ गया? ये रिलेशन समझ में आ गया, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब यहां से हम लोग कुछ चीजें और पढ़ेंगे आगे, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग कुछ चीजें और देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब यहां से बच्चों हम लोगों को कुछ चीजें पढ़नी है, ध्यान से सुनो। हमारे पास स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, हमारे पास एक वैल्यू है, उसको आपको याद रखना है। ये एक बोल सकते हो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आपको याद रखना है। क्या ऑर्डर है भाई? हमारे पास ऑर्डर है पी के बी वैल्यू का, ठीक है, पी के बी वैल्यू का किसमें किसमें हमको देखना है, 4 कंपाउंड में हमको देखना है। सबसे पहले अमोनिया में, NH3 अमोनिया, फिर हमको देखना है प्राइमरी अमाइन में। प्राइमरी अमाइन कैसे बनाते हैं? हाँ, नाइट्रोजन, यहाँ पे R ग्रुप, एक H और एक H, ये आपका प्राइमरी अमाइन है, सही है। एक अल्काइल ग्रुप अगर नाइट्रोजन जुड़ा है वो आपका एक ये है। फिर हमको बात करनी है बच्चों सेकेंडरी अमाइन की। मान लो मैंने यहाँ पे एक R ग्रुप रखा, यहाँ पे एक R ग्रुप रखा और एक यहाँ पे H ग्रुप रखा, ये क्या है आपका सेकेंडरी अमाइन। ये आपका अमोनिया है, ये आपका प्राइमरी अमाइन है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवर टर्शियरी अमाइन, ठीक है। अब मेरे पास एक वैल्यू है, मुझे ये पता है कि किस, हम लोग को ये देखना है बच्चों कि किसकी पीकेबी की वैल्यू ज्यादा है, किसकी पीकेबी की वैल्यू कम है। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है पीकेबी की, ध्यान से सुनेंगे, सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है पीकेबी की वो होती है अमोनिया की। दिस इज अमोनिया, सबसे ज्यादा वैल्यू होती है इसकी। फिर उसके बाद होती है वैल्यू इसकी, ठीक है। फिर आप सोचेंगे कि भैया इसकी वैल्यू होगी लास्ट में ये होगा, ऐसा नहीं है, सबसे लास्ट में ये है भाई साहब, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। ये है बच्चों आपका अमोनिया, सही है। ये है आपका प्राइमरी अमाइन, ये है आपका सेकेंडरी अमाइन, और ये है आपका टर्शियरी अमाइन, ठीक है। क्या बोला मैंने, सुना ध्यान से? मैंने बोला बच्चों कि पीकेबी की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पीकेबी की वैल्यू के अनुसार सबसे ज्यादा पीकेबी की वैल्यू किसकी होती है, अमोनिया की। उससे कम वैल्यू होती है आपके प्राइमरी की, उससे कम होती है टर्शियरी की, और लास्ट में आता है बच्चों आपका सेकेंडरी को। मैंने ऐसे लिखा हुआ है, मतलब इससे ज्यादा ये और इससे भी ज्यादा इसकी वैल्यू होती है, मतलब सबसे कम वैल्यू होती है सेकेंडरी की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक स्ट्रेंथ कौन कितना ज्यादा बेसिक है, अगर मैं बात करने लगूं बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ की, बेसिक स्ट्रेंथ की यानी केबी की बात करूं, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? वापस वही कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, वापस मैंने लिखा यहां पे अमोनिया, वापस मैंने यहां पे लिखा RH और H, वापस मैंने यहाँ पे लिखा N R और H, और मैंने यहाँ पे वापस लिखा N R और R। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कितना बेसिक है, इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करके बताओ, तो आप मुझे बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पीकेबी की वैल्यू होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे कम बेसिक ये होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू ये है, तो सबसे कम बेसिक ये होगा,
उससे ज्यादा बेसिक कौन होगा बच्चों? ये। और इससे भी ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है बच्चों? आपका सेकेंडरी अमाइन। सबसे ज्यादा बेसिक होता है आपका सेकेंडरी अमाइन। ये थोड़ा सा वैल्यू अपने दिमाग में रखो। मुझे पता है बच्चे कैसे याद रखते हैं, अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उनको लगता है टर्शरी सबसे ज्यादा है और एग्जाम में भी यही लिख के आ जाते हैं, पर नहीं, सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक है। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? NH3 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो सबसे कम बेसिक ये, इससे ज्यादा बेसिक ये होता है। 1 डिग्री से ज्यादा बेसिक 2 डिग्री, और 3 डिग्री से भी ज्यादा बेसिक कौन होता है? आपका 2 डिग्री। ये आपको दिमाग में रखना है बच्चों, ये आपको दिमाग में रखना है। समझ रहे हो? ये बॉक्स मैंने आपको बनाया है, ये बॉक्स आप अपने बुक में जरूर से बनाइए और इस चीज को अपने दिमाग में जरूर से रखिए। अब हम लोग बातें करेंगे बच्चों कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। इसका रीजन तो जानना है ना, सिर्फ आंख बंद करके तो पढ़ना नहीं है ना, इसका रीजन जानना है हमें कि आखिरकार हमें ऐसी चीजें क्यों मिली, हमें ऐसा ऐसा आपको ऑर्डर देखने के लिए क्यों मिला, क्यों 2 डिग्री ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू 3 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री, क्यों है ये? इसका रीजन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका रीजन 3 मेन बच्चों ये है, रिएक्शंस हैं, 3 मेन प्रॉपर्टीज है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिरकार क्यों 2 डिग्री आपका ज्यादा बेसिक होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? चले आगे, ले लिया, लेट्स मूव। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों रीजंस व्हाई सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन टर्शरी देन प्राइमरी देन अमोनिया। व्हाई? 3 रीजन हमको पढ़ने, ठीक है? वी आर स्टडिंग रीजंस। इन रीजंस को समझने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है? दूसरा हम लोग समझेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, एंड द लास्ट थिंग कंबाइन इफेक्ट, या फिर कंबाइन, क्या लिखा है यहाँ पे बुक में, चेक करना एक बार। कंबाइन इन्फ्लुएंस, यस, कंबाइन इन्फ्लुएंस, ठीक है? समझ में आई बात? 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। इन 3 चीजों से हम लोग ये बताएंगे, हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे कि भैया क्या रीजन था जिसकी वजह से आपका जो सेकेंडरी अमाइन था, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन टर्शरी, मोर स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी, एंड मोर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा? इसके लिए हम ये 3 रीजंस पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? इसका हम लोग पढ़ेंगे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहला रीजन। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है? बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। और लास्ट में बच्चों हम लोग इन्हीं दोनों इफेक्ट को कंबाइन कर देंगे। ये जो 2 इफेक्ट है ना, इन्हीं दोनों का नेट निकालेंगे हम लोग कि भैया देखो ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है, मतलब बीच का कोई रास्ता है। समझ रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो और फिर एक एक को पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है? हो गया? चलो लेट्स स्टडी। सबसे पहला रीजन, सबसे पहला क्या था? इन्फ्लुएंस, यार स्पेलिंग गलत हो जाती है। इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, या फिर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते, ठीक है? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ये आप लोग ने पढ़ा होगा शायद 11th स्टैंडर्ड। इंडक्टिव इफेक्ट शायद आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है? क्या होता है? सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो, समझाता हूँ। समझो बच्चों, मैं यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बना रहा हूँ, सपोज दैट, या फिर अमोनिया ही बना रहा हूँ। चलो अमोनिया को ही पढ़ना है ना अपने को, तो मैंने मान लो बच्चों यहाँ पे बनाया है अमोनिया, दिस इज अमोनिया। सपोज दैट ये है बच्चों आपका प्राइमरी अमाइन। सपोज दैट दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन। ये सब तो आना चाहिए अब आपको, ये सब आना चाहिए, ठीक है? अगर ये नहीं आ रहा है तो भैया बहुत दिक्कत की बात होगी। ये तो आना चाहिए क्योंकि ये पता नहीं मैंने कितने बार, कम से कम 50 बार तो ये बता दिया होगा,
प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, ये आपका है टर्शरी अमाइन, ठीक है, ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। सपोज दैट मैंने सबको रिएक्ट करवाया बच्चों H+ कंडीशन में, सबको चारों को रिएक्ट करवाया मैंने H+ कंडीशन में, H+। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, समझे? मैंने सबको रिएक्ट करवाया है H+ के साथ। अब होगा क्या, सबको पता है। अभी मैंने आपको रिएक्शन समझाया था कि भैया इन भाई साहब के पास, ये जो भाई साहब है ना अपने, इन भाई साहब के पास होता है लोन पेयर। ये लोन पेयर डोनेट करेंगे किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन को पकड़ लेंगे बिकॉज इट हैज अ बेसिक कैरेक्टर। भाई ये सारे के सारे बेसिक है, तो भैया बेसिक क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, और ये भी क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। जब ये तीनों के चारों के चारों हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे तो किस तरीके का कंपाउंड बनेगा, पहले इसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनो। कौन सा कलर ले पहले वो बताओ, कलर में बड़ी कंफ्यूजन है, चलो नया कलर लेते हैं। चलो कैसा कंपाउंड बनेगा बच्चों, यहां पे आपका नाइट्रोजन, ये आपका नॉर्मल हाइड्रोजन, ये आपका नॉर्मल हाइड्रोजन, ये आपका नॉर्मल हाइड्रोजन, और ये वाला एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बच्चों यहां पर आके लग गया, ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहां पर आके लग गया। रुको इसको भी दूसरे कलर से बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके ओके, दिस इज न्यू हाइड्रोजन जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा। यहां पे भी देखो, यहां पे आपका एक नाइट्रोजन, एक R ग्रुप, एक H, और इसके ऊपर आके बच्चों एक्स्ट्रा एक क्या लग गया है, हाइड्रोजन लग गया। सिमिलरली यहां पे भी देखो, यहां पे भी आपका एक नाइट्रोजन, इधर एक R ग्रुप, इधर एक R ग्रुप, यहां पे एक H, और इसके ऊपर आकर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लग गया है। ये कब होगा, जब मैंने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन से उसको रिएक्ट करवाया है। यहां पे भी देखो एक N, यहां पे एक R ग्रुप, यहां पे एक R ग्रुप, यहां पे एक R ग्रुप, और यहां पे बच्चों आपका एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आकर लग। अब आप सभी को पता है बच्चों, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। पर अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। यहां पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों, 4 बॉन्ड बना रहा है सबके अंदर, सिर्फ यहां पे नहीं, यहां इसमें नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हर जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मेकिंग एन एक्स्ट्रा बॉन्ड। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और जिन भाई साहब जो भी एलिमेंट डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव। क्लियर है, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नई बात क्या है, इससे हम लोग क्लास इंडक्टिव इफेक्ट कैसे सीखेंगे, सुनो। अगर आप इसका पॉजिटिव चार्ज देखो, इसका पॉजिटिव चार्ज देखो, तो इसके बाजू बाजू में सारे के सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को? नहीं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं। अल्काइल ग्रुप्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, मतलब बहुत दानवीर होते हैं, ठीक है। तो भैया इसका पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इसकी बात करो, इसके आजू बाजू बच्चों हाइड्रोजन 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 तो है, पर इनके पास एक स्पेशल भाई साहब है आपके अल्काइल ग्रुप, एंड अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। अब देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो ये क्या करेगा बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ हल्का सा डोनेट कर देगा, हल्का सा क्या कर देगा, पुश कर देगा, जिसकी वजह से ये चार्ज हल्का सा बैलेंस हो जाएगा, मतलब ये कंपाउंड थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे 2 अल्काइल ग्रुप है, देखो यहां पे एक अल्काइल ग्रुप, यहां पे एक अल्काइल ग्रुप, तो मतलब ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर सकते हैं किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। और अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे 3 अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप यहां, एक अल्काइल ग्रुप यहां, एक अल्काइल ग्रुप यहां, तो ये तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, जिससे क्या होगा, जिससे ये कंपाउंड स्टेबलाइज होगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब आप ही जरा सोचो और बताओ मुझे कि इन चारों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, इन चारों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, जरा मुझे बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, बैठो दिमाग लगाओ, सोचो और मुझे बताओ बच्चों कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे बता तो नहीं सकते आप लोग, पर आप लोग को भी लग रहा होगा, जो आप लोग सोच रहे हो मुझे पता है कि आप सोच रहे हो,
आपको भी पता होगा बच्चों कि ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसके पास 3 अलग अलग दोस्त हैं, इसके पास 3 अलग अलग दानवीर लोग हैं जो क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई चीज की कमी हो, सही है, जैसे आपके पास मान लो खाने की कमी है, आपके पास घर की कमी है, आपके पास कपड़े की कमी है, और मम्मी पापा क्या करते हैं, हमको खाना दे देते, हमको कपड़ा दे देते, हमको अच्छा सा घर दे देते, रहने के लिए हम लोग कमरा दे देते, तो मतलब आप लोग स्टेबल हो, अब आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। वही अगर आपके पास कुछ नहीं रहता तो आप लोग शायद पढ़ाई नहीं कर पाते, वैसे कुछ लोग होते हैं जो कर लेते, पर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई इसके पास 3 दोस्त हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा, और फिर ये स्टेबल होगा। सही बात है। सो स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों तो ये ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल, और उसके बाद ये स्टेबल, और ये लीस्ट स्टेबल है बच्चों। ये क्या है बच्चों? लीस्ट स्टेबल है। अब जितने भी दुनिया में कंपाउंड हैं वो सब स्टेबल होना चाहते हैं। वो सब क्या चाहते हैं कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मैं अनस्टेबल होना नहीं चाहता। आप भी यही चाहते हो ना कि आप फ्यूचर में आके एक स्टेबल हो जाओ, स्टेबल तरीके मतलब स्टेबल मतलब क्या, आप नॉर्मल सा डिसेंट सा एक अमाउंट अर्न करो, अपनी फैमिली को खुश रखो, ठीक है, अच्छा सा घर हो, नॉर्मल सा घर हो, सब कुछ। हर कोई इंसान अंबानी नहीं बनना चाहता, हर कोई इंसान ये नहीं चाहता कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, इतना पैसा हो कि मतलब जेब बह रहा हो नोटों से, नहीं, ऐसा नहीं। आपको एक सिर्फ स्टेबल चीज चाहिए सबको, ठीक है, नॉर्मल जितने भी लोग हैं सबको एक स्टेबल जिंदगी चाहिए। इसी तरीके से कंपाउंड बेस्ड कंपाउंड्स आर आल्सो वांट टू बी स्टेबल। अब अच्छा बेस वही होगा जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद भी स्टेबल रहे। अगर मान लो कोई कंपाउंड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया पर वो स्टेबल ही नहीं है, खुद ही स्टेबल ही नहीं है, तो क्या वो कंपाउंड रह पाएगा? नहीं, वो कंपाउंड टूट जाएगा, वापस से H+ क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। किसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी बच्चों? जो H+ को क्या कर सके, अपनी तरफ पकड़ कर रख सके और H+ को रिलीज ना करे। अगर वो H+ को एक्सेप्ट करके रखे, रिलीज ना करे, तो भैया वो कंपाउंड खुद भी तो स्टेबल होना चाहिए H+ को रिलीज करने के लिए। तो मतलब ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो मैं इस पूरे के पूरे तामझाम से ये समझ सकता हूं कि दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल, हेंस दिस कंपाउंड इज मोर बेसिक इन नेचर। समझ रहे हो? तो बेसिसिटी कैसे जाएगी? बेसिसिटी ऐसे जाएगी, ऐसा ऐसा, ठीक है। ऐसा आप क्या लिखोगे? स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ऐसा लिख दो। ये दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप ये भी लिख सकते हो यहां पे ब्रैकेट में, बेसिसिटी इंक्रीजेस, मतलब आपका बेस क्या होगा? इंक्रीज होगा। आपका बेस क्या होगा बच्चों? यहां से इंक्रीज होगा। अब यहां से तो हमको ये पता चला कि यार 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है, 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है, ये 2 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज अमोनिया। अब इससे तो हमको ये समझ में आया कि 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है, पर हमको पता है क्या 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है? नहीं, हमको क्या पता है? हमको एक चीज पता है बच्चों कि 2 डिग्री ज्यादा बेसिक होता है 3 डिग्री से। तो इसीलिए मतलब ये सिर्फ एक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है पढ़ना, सिर्फ मतलब पॉसिबल नहीं, इनफ नहीं है। ये सिर्फ एक इफेक्ट इनफ नहीं है आपको समझाने के लिए कि 2 डिग्री ज्यादा बेसिक क्यों होता है। ये समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले ले। दिस इज द प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आज ये सीख लेंगे, उसके बाद अल्कोहलिक वाला, ये वाला बाद में चालू करेंगे। छोड़ो, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। सर बोलेंगे, आप लोग बोलोगे कि सर आपने टॉपिक का नाम तो दे दिया, एरोमेटिक अमाइन की बेसिसिटी पढ़ेंगे, पर आपने पढ़ाया नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, लेक्चर इतना लंबा हो गया, आपको समझाने में इतना समय चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है? दूसरा है बच्चों इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट। इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट। नाउ सॉल्वेशन क्या मतलब? सॉल्वेशन मतलब क्या पता होगा आप लोग को? सॉल्वेशन का मतलब होता है बच्चों मेकिंग सॉल्यूशन, मेकिंग सॉल्यूशन किसके साथ? सॉल्वेंट कौन सा रहेगा? सॉल्वेंट यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर एज, समझ रहे हो? तो सॉल्वेशन का मतलब होता है सॉल्वेंट ऐड करना। कौन सा सॉल्वेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं? हम लोग वाटर को ऐड कर रहे हैं। अब याद है ऐसी चीज जो मैं अभी तुम लोग को पढ़ाने वाला हूं, यही चीज हम लोग ने सॉल्युबिलिटी वाले में भी पढ़ी थी। हम लोग यही देखेंगे कि कौन कितना सॉल्युबल है नेचर के अंदर, मतलब
कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो सिंपल है, देखो मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आपने लास्ट वाली क्लास देखी है तो मैंने आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाया था और मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसके किसके बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। बताता हूं कैसे। देखो जैसे मान लो अमोनिया अमोनिया तो H H H और H, सही है। अब इसके चारों पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो मतलब मान लो यहां पे आ गया आपका H2O, मान लो यहां पे आ गया बच्चों आपका H2O, सॉरी H, यहां पे मान लो आपका आ गया H, मतलब मैं पूरा नहीं बना रहा, यहां पे भी आ जाएगा, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अब होता क्या पता है, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्रॉम दिस, क्या बोल रहा हूं मैं, ओके शुरू से, दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस हाइड्रोजन। तो भैया इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, इसी तरीके से इस ऑक्सीजन पे भी डेल नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बच्चों अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। सिमिलरली इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा और इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, सही है। तो अगर आप देखो तो अमोनिया 4 तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है, ये नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अमोनिया 4 तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये ज्यादा सॉल्युबल होगा पानी के अंदर। वहीं अगर आप प्राइमरी की बात करो इसमें R N H और H होगा, तो ये H ही सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ इसीलिए थोड़ा फास्ट ले रहा हूं। तो ये H ही क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा बच्चों, सही है। और मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड आ गया OH और H, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब इसके अंदर ही बॉन्ड बनेगा, सही है। यहां पर 4 बॉन्ड बन रहा है, यहां पर 3 बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ। इसी तरीके से जब आप सेकेंडरी पढ़ोगे तो R N R H, यहां पे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, एक H2O यहां बनेगा, एक H2O यहां बनेगा, सही है। एक H2O यहां पे अट्रैक्ट होगा, एक H2O यहां पे अट्रैक्ट होगा। ये मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया है, रुको बताता हूं कहां पे। यहां देखो, यहां देखो, ये मैंने आपको सिखाया था सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन पढ़ाते समय। मैंने आपको दिखाया था बच्चों कि ये आपका एक प्राइमरी अमाइन है, दिस प्राइमरी अमाइन इज अटैच्ड टू 3 ऑक्सीजन एटम, 3 वाटर एटम, वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप देखो तो इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है। इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से वाटर को देखो, वाटर में भी क्या है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव है, सही है। तो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, समझ रहे हो, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। सिमिलरली ये नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। यह अट्रैक्शन है, दिस इज नॉट कंप्लीट बॉन्ड, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल, बिटवीन द 2 एटम, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सेकेंडरी में देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही पॉसिबल है। टर्शरी में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, सही बात है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने अभी आपको अमाइन दिखाया, अमोनिया दिखाया, अमोनिया में देखो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पॉसिबल हुआ, तो आपका जो नाइट्रोजन है वो भी H के साथ बॉन्ड बना सकता है H2O में, सही है। तो मतलब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, यहां पर उससे कम, यहां पे उससे कम, और टर्शरी वाले में सबसे कम, तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बच्चों, सॉल्वेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है आपका, सॉल्वेशन डिक्रीजेस, ठीक है, यहां पे सॉल्वेशन डिक्रीजेस, समझ रहे हो। और ये हमको थ्योरी क्या बोलती है कि जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपकी बेसिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, आपकी बेसिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मान लो ये आपका अमोनिया है, ये आपका प्राइमरी, ये आपका सेकेंडरी, ये आपका टर्शरी। सो अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए अमोनिया, उसके बाद होना चाहिए ये, उसके बाद होना चाहिए ये, और सबसे कम बेसिक होना चाहिए बच्चों आपका टर्शरी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपने दोनों प्रिंसिपल पढ़ लिया, अब आपने पढ़ लिया प्लस आई इफेक्ट, अब आपने पढ़ लिया
सॉल्वेशन इफेक्ट। दोनों में ही अपोजिट है, दोनों में अपोजिट है। प्लस आई इफेक्ट क्या बोल रहा था? प्लस आई इफेक्ट बोल रहा था कि टर्शरी ज्यादा बेसिक है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन आपका अमोनिया। सॉल्वेशन क्या बोल रहा है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, दोनों में हो रहा है। तो इसके बाद बच्चों हम लोग को कंफ्यूजन हुई है, हम लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई है। तो हम लोग अपनी तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड इन्फ्लुएंस। कंबाइंड इन्फ्लुएंस, कंबाइंड इन्फ्लुएंस क्या बोलता है बच्चों? सुनो, ये हमको बोलता है, देखो यार आपने पढ़ा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट ने क्या बोला? प्लस आई इफेक्ट ने हमको ये समझाया कि अमोनिया सबसे कम है बेसिक, प्राइमरी उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा सेकेंडरी है और सबसे ज्यादा टर्शरी है। ये हमको किसने बताया? प्लस आई इफेक्ट ने बताया। फिर हमने पढ़ा सॉल्वेशन इफेक्ट, सही है, आपने क्या पढ़ा? सॉल्वेशन इफेक्ट पढ़ा। सॉल्वेशन इफेक्ट ने हमको क्या बताया कि आपका अमोनिया ज्यादा एसिडिक, सॉरी ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू सेकेंडरी और एज कंपेयर टू टर्शरी। तीनों ने क्या किया है? उल्टा उल्टा, दोनों ने क्या किया? उल्टा बताया। तो भैया आपका कंबाइंड इन्फ्लुएंस क्या बोलता है कि इन दोनों का नेट निकालो। नेट, नेट मतलब समझते हो? इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो और देखो कि क्या सही है क्या गलत है, समझ रहे हो? तो जब इन दोनों को ऐड किया गया तो वहां से पता चला कि आपका ये जो है ये सबसे ज्यादा क्या होगा? बेसिक होगा, उससे कम ये, उससे कम ये और सबसे कम ये, समझ रहे हो? तो जब ऐड किया, इनका नेट निकाला गया, नेट कंबाइन इन्फ्लुएंस, तो हमको क्या पता चला कि भैया आपका अमोनिया सबसे कम है, उसके बाद है आपका प्राइमरी, उसके बाद है आपका सेकेंडरी, और मतलब उसके बाद नहीं, सबसे ज्यादा सेकेंडरी है और उससे कम क्या है? आपका टर्शरी। तो सही ऑर्डर क्या हो सकता है? सही ऑर्डर ऐसे लिख सकते हो आप, NH3, ये और सबसे ज्यादा आपका ये सही ऑर्डर होगा। और ये हमको किसने बताया? ये हमको बताया कंबाइन इन्फ्लुएंस ने। मतलब इन दोनों को कंबाइन करो और यहां से हमको पता चला कि ये सबसे ज्यादा होगा। समझा? यही चीज आपकी बुक ने भी आपको बताई है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है। सो इस टॉपिक को आज यहीं रहने देते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। मैं लिख कर तो लाया था, यहाँ पे देखो, मैं लिख कर तो लाया था आपको बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन पढ़ाने के लिए। फिर मैं आपको पढ़ाता आगे चल के, लेबोरेटरी टेस्ट शुरू करता, सब कुछ लिखा हुआ है बच्चों। क्या कर सके, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, पर एक्चुअल में लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। सही है, ये भी पढ़ाने लगा तो 1.5 घंटे क्लास बन जाएगी और मेरे पास इतना टाइम लिमिट है नहीं। तो बच्चों आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया हो, जितनी भी चीज़ें मैंने सिखाई हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैंने आपको बताया हुआ है, मेरी आईडी दी हुई है, हमेशा फर्स्ट वाले स्लाइड पे आपको मेरी आईडी मिलेगी। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पर आप आना, मुझे मैसेज करना, जो भी आपके डाउट्स है वो मुझ तक पहुँचाना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर से कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय।